होगा तो सबको पॉपअप आएगा, गॉट इट कर दो। ओके, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो जो भी आपने क्लिनिक में प्रैक्टिस किया है 2 दिन के अंदर, प्रैक्टिकल सेशन हो या पेशेंट्स आपने देखे हैं, जिस तरह के भी पेशेंट देखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग रेड फ्लैग हो या कोई भी डाउट्स हो, आपको कुछ पेशेंट नहीं बन रहे हैं या ट्रीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लाइन बाय लाइन लिख लीजिए और एक एक करके पूछिएगा, तो मैं एक एक के आंसर्स देता जाऊंगा। उसके बाद भी जिसको आंसर दे रहा हूँ उसके क्रॉस क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में डाल दो या कंटिन्यूअसली में मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आवाज कम उसका आ रही है। आंसर कर आवाज दूंगा। आवाज कम आ रही है मेरी? हाँ बहुत कम है। नाही सर, आवाज तो ओके. सर तुम्ही बघा बरं, आवाज तुमच्याकडे वाढवा वॉल्यूम. नाही वाढवला सगळं झालं म्हणजे प्रयत्न. हाँ, मैं तो प्रॉपर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम. आवाज ठीक है अभी? हेलो, ठीक है बाकीच्यांना सर. विचार बरं जरा. बाकी लोगों को आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? हो बराबर है आवाज. यस ठीक आहे यस सर. हो सर, बरोबर आहे. अभी 2 मिनट पहले थोड़ा सा ये था, अभी ठीक आ रहा है. ठीक है, अभी माइक म्यूट कर दो ठीक सब है. लोग. तो वेंकटेश जी, आपका क्वेश्चन था आंध्रा से जो है, ट्रिगर Yes, पॉइंट sir. कैसे पाल्पेट करेंगे? यस सर. हाँ, ट्रिगर पॉइंट पाल्पेट करने के लिए आपको देखो मसल्स का जानकारी होना चाहिए कि कौन सी मसल्स में आपको काम कर रहे हो पहले। फॉर एग्जांपल आपको नेक में काम कर रहे हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काम कर रहे हो आप, तो उसके sir. जो ट्रिगर पॉइंट रहते हैं वो ट्रेपेजियस मसल्स में रहते हैं, है ना। ट्रेपेजियस. ट्रेपेजियस मसल्स का ये मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉलर बोन के ऊपर जो ये जो जिसको श्रग्स बोलते हैं आप लोग, है यस ना, सर. यहाँ पे ट्रेपेजियस बोन होती है, सॉरी ट्रेपेजियस मसल्स होती है। जब भी Yes, आप sir. ट्रेपेजियस में, मैं एक मॉडल को बिठा रहा हूँ तो आप आसानी से समझ जाओगे। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर, आई एम सीइंग सर. देखो ये कॉलर है ना, Yes, शर्ट sir. का कॉलर है, और ये सर्वाइकल आपकी 7 हड्डियां जो C1 से लेके C7 तक, ठीक है। यस सर. C7 की लाइन में आप यदि जाएंगे तो आपका हाथ सीधे ट्रेपेजियस पे रुकेगा, ट्रेपेजियस, अपर ट्रेपेजियस मसल्स, यस ठीक सर. है। आप यहाँ पे हाथ घुमाएंगे पेशेंट के ऊपर तो एक नॉट टाइप की आपको दिखेगी, ठीक है। उस नॉट को यदि आप प्रेस करेंगे तो पेशेंट चिल्लाएगा, उसको दर्द होएगा। तो जहां पे प्रेस करने पे पेन होता है वो ट्रेपेजियस का ट्रिगर पॉइंट हुआ। समझ में आ रहा है आपको? यस सर. यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड. यस यस। तो ऐसे ही बहुत सारी मसल्स होती है। फॉर एग्जांपल ये अपन मिडिल बैक में देखा इरेक्टर स्पाइनी, ये स्पाइन जो होता है रीढ़ की हड्डी के जो 1 इंच दूर इरेक्टर स्पाइनी मसल्स होती है, ठीक ओके है। सर. वहां पे आपने हाथ घुमा के देखा, जहां पे आपको नॉट मिल जाए, एक हार्ड स्ट्रक्चर मिल जाए, उसको प्रेस करके देखा, प्रेस करने में पेशेंट को पेन हो रहा है, एक Yes, sir. शार्प पेन, शूटिंग पेन हो रहा है, तो वो वहां पे ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। तो उस ट्रिगर पॉइंट को आप मार्कर से मार्क कर लो ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे Okay. बहुत सारी 630 मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, हर एक मसल्स का अपना एक ट्रिगर पॉइंट होता है। काफ मसल्स में, क्वाड्रिसेप्स में, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, सभी दूर ऐसे ही पाल्पेट करेंगे जहां पे आपको एक नॉट मिल जाए, हार्ड स्ट्रक्चर मिल जाए, उसको प्रेस करने का, उसमें पेन हो रहा है, पेशेंट यदि चीख रहा है पेन से, शार्प पेन हो रहा है, तो वो ट्रिगर पॉइंट है। ओके सर, थैंक यू सर. यस। अभी अपने ऊपर सभी लोग पाल्पेट करके देखो, ट्रेपेजियस को हाथ लगाओ अपनी, सब लोग, एक शार्प पॉइंट मिलेगा वहां पे, नॉट मिलेगी। मिलेगा सर. ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर करना है कि छोड़ना है सर? ट्रिगर पॉइंट, हाँ जी, ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर को, पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन उसके हाँ, साथ डील कैसे करना है? मतलब उसको छोड़ देना है कि ट्रिगर करना है? नहीं, उसको डील करना है ना, उसको ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए मायोफेशियल रिलीज टेक्निक होती है, मसाज जिसको बोलते हैं। मसाज जुगनू सर ने थोड़ा बहुत डेमो दिया होगा मेरे ख्याल से वहां पे मसाज का। जी लिया है।
हाँ तो जुगनू सर मसाज में बताया था क्या अभी ट्रिगर पॉइंट्स का? ये जो नॉट रहता है। Sir, mic, his mic is muted. हाँ, मसाज सिखाया था, लोकल जो पॉइंट होते बॉडी के, जहाँ पे हमें हाँ 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 मतलब फॉर एग्जांपल सर्वाइकल है तो सर्वाइकल को कैसे हम लोग रिलीज कर ठीक सकते है हैं, ठीक है। तो स्कैपुला को कैसे कर सकते हैं। जुगनू सर ने जो मसाज बताया ना उसमें मर्म पॉइंट बताए हैं आपको, जिस जिस पॉइंट पे मसाज करना है, तो वही जो पॉइंट है मर्म पॉइंट है वही ट्रिगर पॉइंट होते हैं, है ना। उसको अलग अलग लैंग्वेज में मलयालम में उसको वर्म वर्म पॉइंट बोलते हैं, इंग्लिश में मेडिकल साइंस में ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, है ना। और आपका दूसरा साइंस में एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं, है ना। सिस्टम सबका सेम है। उस पॉइंट पे पेन होता है, उस पेन Yes, को sir. कैसे रिलीज करना है वो जुगनू सर ने आपको मसाज में बताया है, उस पॉइंट को रिलीज करने का तरीका। अभी उसको Okay, sir. ट्रिगर पॉइंट बोलो, मर्म पॉइंट बोलो, एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलो, जो मर्जी बोलो। ठीक है, मैं क्लियर हो गया? Okay, sir. एम आई Thank क्लियर you. वेंकटेश? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. You are comfortable in Hindi or should I speak in English? No, sir. I am comfortable in English. Okay, okay, okay. Next. आशीष जी किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन भेजिए प्लीज कोई। हेलो। हेलो। हाँ सर, अगर कोई पेशेंट का एलएसीएस वगैरह होता है और एलएसीएस के बाद जो लिवर पेन वगैरह रहते हैं लंबर में, वो कितने जी दिन के बाद अपन ट्रीट कर सकते हैं कायरो से? कायरो से आप 3 मंथ के बाद ट्रीट कर सकते हो। ओके, और नॉर्मल अगर लेबर पेन रहेगा तो इस नॉर्मल लेबर नॉर्मल पेन होने के लेबर, बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर नॉर्मल हुई है तो हाँ उसके बाद कितना तो दिन? उसके बाद 1 महीने बाद ट्रीट कर सकते हैं आप। ओके। और एज जो बच्चों की एज जो है वो कितने रहनी चाहिए कायरो के लिए? किसकी एज? मिस चाइल्ड जो रहते हैं तो कितने हाँ हाँ बच्चे एज के ऊपर के चाइल्ड को अपन कर सकते हैं कायरो? 16 के ऊपर, ओके ओके सर, चलेगा, थैंक यू। 16 साल के ऊपर। हाँ क्या हो गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो। हेलो जी। हाँ पूछिए, कौन पूछ रहा है? सर आप टॉपिक्स कवर कर लो जो लास्ट सेशन में जो आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं, जो भी है ना वो आप ठीक कवर है, कर लो। बीच बीच में मैं किसी को कवर आएगा कर, डाउट तो पूछेंगे। हाँ मैं कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। देखिए रेड फ्लैग्स तो मैंने आपको मैक्सिमम उस दिन बताए ही थे कि रेड फ्लैग क्या क्या थे, है ना। उसके बाद भी ये बोला था मैंने कि जो भी आपको लगता है कि इस बीमारी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डाउट हो, तो वो आप लिख के रखिएगा। अभी नहीं आपको समझ में आता है तो बाद में भी ग्रुप पे आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सा रेड फ्लैग है, कौन सा नहीं है, किस बीमारी में ट्रीट करने का है, नहीं करने का है, वो सब आप बाद में भी मैं आंसर कर सकता हूँ उसका। ठीक है, अभी मैं मेन जो की मेरे को बतानी है कायरो की, वो मैं आपको बताते जाता हूँ ग्रुप में कि सर्वाइकल एक एक करके सेगमेंट लेते हैं हम लोग, है ना। पहले लेते सर्वाइकल। अभी आपके पास सर्वाइकल पेशेंट आया मान लो, है ना, कि उसका गर्दन में दर्द आ रहा है और एक हाथ में दर्द आ रहा है, जिसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन आ रहा है। ठीक है,
हो सकता है उसका एक्सरे नहीं हो उसके पास, एमआरआई हो नहीं हो, हम लोगों को मालूम नहीं है उसका क्या है। तो उसको सबसे पहले तो उसको पूछो कि आपके पास एक्सरे या एमआरआई है क्या। उसमें दिख जाएगा आपको कि C5 C6 का बल्ज है, C5 C6 C7 का है, C8 का है, T1 का है, जो भी है उसको वो चेक कर लो आप। अभी उसका जो एक की बता देता हूँ मैं कि एमआरआई नहीं हो, एक्सरे नहीं हो, तो आप पहचानोगे कैसे कि वो C5 C6 का बल्ज है। उसका दर्द यदि हाथ के एंटीरियर साइड में आ रहा है, मैंने आपको बताया था सबको एंटीरियर साइड क्या होता है। एंटीरियर साइड ये वाला हिस्सा होता है, पाम वाला हिस्सा, और पीछे वाला हिस्सा होता है पोस्टीरियर साइड। तो पेशेंट का दर्द फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर साइड में आ रहा है, इस एरिया में बोल रहा है कि ये गर्दन से हाथ खिंचा रहा है, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, पोस्टीरियर साइड में हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली पेशेंट को C5 C6 C7 का बल्ज है। आप आंख बंद करके अपने पेपर पे उसका डायग्नोसिस लिख सकते हैं, C5 C6 रेडिएटिंग पेन, है ना। कौन सा नर्व है वो डिटेल में एडवांस में देखेंगे, रेडियल नर्व का पेन आ रहा है, मीडियन नर्व का पेन आ रहा है, तो उसका लोकेशन पहचान के कि पोस्टीरियर साइड में पेन आ रहा है, आप C5 C6 अपना डायग्नोसिस बना लो। अभी उसको ट्रीट कैसे करने का, जुगनू सर ने आपको बताया कि मैनिपुलेशन करना है नेक के, ठीक है। तो जनरल जो मैनिपुलेशन जुगनू सर ने आपको बताया वो उसमें सारा कुछ करो आप, पर पहला मैनिपुलेशन करने के बाद पेशेंट को पूछो आपका हाथ का दर्द बढ़ा तो नहीं है। फॉर एग्जांपल उसका हाथ का दर्द यदि बढ़ गया है तो उस पेशेंट को उधर ही छोड़ देने का, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता अभी कि उसमें C5 C6 में बल्ज हुआ है, प्रोट्रूशन हुआ है, एक्सट्रूशन हुआ है, या डिस्क फट गया है, या डिस्क का टुकड़ा बाहर पड़ा है, कुछ नहीं पता। पहले मैनिपुलेशन में उसका दर्द बढ़ जाता है तो उस पेशेंट को बाद में हाथ नहीं लगाने का, वो रेड फ्लैग हो गया। हाँ, दूसरा थेरेपीज आप जो भी है, ट्रिगर पॉइंट रिलीज है, मायोफेशियल रिलीज है, या जो फिजियोथेरेपी आप लोग करते हैं, जो भी आप जिस भी विद्या से इलाज कर रहे हैं वो ट्राई करो। कायरो आपके लिए रेड फ्लैग हो जाएगा। नहीं, आपको पहला मैनिपुलेशन के बाद उसका पेन नहीं बढ़ता है तो उसको कंटिन्यू करो ट्रीटमेंट के लिए। आपका मेन एम रहना चाहिए कि आप पेशेंट का जो दर्द है वो सेंट्रलाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल उसको हाथ में दर्द आ रहा है, गर्दन से आ रहा है, C5 C6 से आ रहा है, तो उसका हाथ का दर्द कम होके गर्दन में रह जाएगा। यदि ये आपको रिजल्ट मिल गया तो आप सक्सेस हो गए, है ना। उसका हाथ का दर्द कम करने की सबसे पहले कोशिश करो। जुगनू सर ने आपको एक मसाज भी बताया होगा हाथ का, जो यहाँ से रिलीज करने का कुछ बताया होगा, ट्रिगर पॉइंट रिलीज बताया होगा, या एक्यूप्रेशर रिलीज बताया होगा। उससे सबसे पहले हाथ का दर्द कम करने का, उसका हाथ का दर्द कम होगा, उसके बाद ही उसकी गर्दन पे आप लोग मैनिपुलेशन करो। सबसे पहले नस का दर्द कम करो। तो ये एक सर्वाइकल का जनरल प्रोटोकॉल हो गया। इसमें इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो आपको रिस्क नहीं है। डायरेक्ट यदि गर्दन पकड़ के मैनिपुलेशन कर देंगे, चटका देंगे, तो सबसे बड़ा रिस्क है उसका हाथ का दर्द बढ़ जाएगा। डिस्क यदि टीयर है, टीयर नहीं है तो टीयर हो सकता है, फट सकता है। तो सेफ मेथड है, सबसे पहले उसको ट्रिगर पॉइंट रिलीज करो आप हाथ में, यहाँ पे रिलीज करो, यहाँ पे रिलीज करो, इधर रिलीज करो, हाथ का दर्द कम हो गया, उसके बाद मैनिपुलेशन करो। सभी को समझ में आया कैसे सेफ प्रैक्टिस करने का है? अभी इससे नीचे जाते हैं। आपका ये कमर वाला हिस्सा और पीठ वाला हिस्सा, डॉर्सल स्पाइन और लंबर स्पाइन लेते हैं। डॉर्सल स्पाइन में बल्जेस बहुत कम मिलते हैं, कुछ रेयर इशू होते हैं जिसमें D11 D12 बल्ज मिलता है। जनरली डॉर्सल स्पाइन में फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं, D11 D12 कंप्रेस फ्रैक्चर, बल्ज फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, एक्सरे में उसका रिपोर्ट में लिखा होता है बल्ज फ्रैक्चर। उसको आपको हाथ नहीं लगाने का, वो रेड फ्लैग है। उसको आप टेपिंग कर सकते हैं, काइनेसियो टेपिंग कर सकते हैं, ताकि उसका फ्रैक्चर जल्दी से हील हो जाए, उसका पेन कम हो जाए। इसके बाद लंबर स्पाइन में आते हैं। लंबर स्पाइन में सबसे ज्यादा बल्ज मिलेगा आपको L4 L5 S1। लंबर स्पाइन में आदमी कंप्लेंट लेके आएगा कमर से पैर तक दर्द हो रहा है, रेडिएटिंग पेन हो रहा है, जैसे गर्दन से हाथ में हो रहा था सर्वाइकल में, वैसे कमर से एक पैर में या दोनों पैर में दर्द होगा। तो आप आंख बंद करके उसका डायग्नोसिस लिखेंगे L4 L5 S1। अभी इसमें भी लेग के पोस्टीरियर साइड में दर्द हो रहा है, पीछे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आंख बंद करके आप लोग डायग्नोसिस बनाएंगे L4 L5 S1 डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोट्रूशन। आगे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, एंटीरियर साइड में दर्द हो रहा है, जांग के अगले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो उसका डायग्नोसिस बनेगा L3 L4 आगे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो।
अभी इसको ट्रीट कैसे करने का, सेम है जैसे गर्दन में किया। सबसे पहले रेडिएटिंग पेन को कम करो, एक्यूप्रेशर पॉइंट से, मसाज से आप पैर के दर्द को पहले कम करो। उसके बाद उसका मैनिपुलेशन, कमर का मैनिपुलेशन या लंबर स्पाइन का मैनिपुलेशन उसके बाद में आपको करो। उससे ये सेफ रहेगा। नहीं तो पहले ही आपने यदि कमर का मैनिपुलेशन कर दिया और उसके पैर का दर्द और बढ़ गया, तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं तो कम दर्द में आया था सर, आपने दर्द बढ़ा दिया। इसलिए उसका पेन कम करके, पैर को रिलैक्स करके फिर कमर को हाथ लगाओ। कमर के मैनिपुलेशन जुगनू सर ने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे से। आई होप आप वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी एक डाउट आता है, जनरल डाउट है लोगों का कि उल्टे पैर में दर्द होता है तो किस तरफ से मैनिपुलेशन करना, किस तरफ से करवट में लेटा के आदमी को मैनिपुलेट करना, या सीधे हाथ में दर्द है फॉर एग्जांपल तो गर्दन को किस तरफ चटकाना। ये एक जनरल डाउट होता है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको दोनों ही तरफ मैनिपुलेशन करना है। सीधे हाथ में दर्द हो या उल्टे हाथ में, नेक को दोनों ही तरफ मैनिपुलेशन होगा। या उल्टे पैर में दर्द हो या सीधे पैर में, राइट और लेफ्ट डिपेंड नहीं करता, आप दोनों ही तरफ कमर को मैनिपुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि कमर का जो जॉइंट होते हैं या गर्दन के जो जॉइंट होते हैं, इसको बोलते हैं पेडिकल जॉइंट्स। दोनों साइड होते हैं ये दो तरफ जॉइंट होते हैं। आप देख पा रहे हैं ना कैमरे में, दो तरफ के जॉइंट होते हैं। जब आप मैनिपुलेशन करेंगे, जब राइट तरफ करवट लेटा के मैनिपुलेशन करेंगे तो राइट जॉइंट का मैनिपुलेशन होगा। लेफ्ट तरफ करवट लेटा के मैनिपुलेशन करेंगे तो लेफ्ट जॉइंट का, पेडिकुलर जॉइंट का मैनिपुलेशन होगा। इसलिए दोनों ही तरफ के जॉइंट आपको फ्री करना है। तो इट डजंट मैटर कि आपको राइट में पैर में दर्द आ रहा है या लेफ्ट पैर में, दोनों ही तरफ करवट में आपको साइड लाइन में मैनिपुलेशन करना है, चटकाना है। एक और चीज बता देता हूँ, इसमें जनरली दिक्कत आती है पेशेंट को कि कोई पेशेंट आया आपके पास जिसको कंप्लेंट है कि 5 मिनट खड़े रहता हूँ, उसके बाद आप पेशेंट के पैर सुन्न हो जाते हैं, नम हो जाते हैं। अभी लोग पूछते हैं कि इसको ट्रीट करने का कि नहीं करने का। डेफिनेटली इसको ट्रीट करो। इस कंडीशन को बोलते हैं सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें 5 मिनट खड़े रहने के बाद पैर सुन्न हो जाएंगे। आप उससे पूछेंगे पेशेंट को कितने देर खड़े रह पाते हो, तो वो पेशेंट बोलेगा कि 5 मिनट खड़े रह सकता हूँ, उसके बाद में पैर में नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। ये डायग्नोसिस बनेगा सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस का। इसमें सबसे मेन चीज ध्यान रखने की है कि आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बंद करवा देनी है। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस का मतलब होता है भुजंगासन। उस पेशेंट को भुजंगासन नहीं करने का। आपने यदि भुजंगासन करवा दिया तो उसका सुनपन बढ़ जाएगा। उसको आगे झुकने के सारे आसन करना अलाउड है ना। डॉक्टर्स जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि कमर में स्लिप डिस्क है तो आगे नहीं झुकने का, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस जिसमें पेशेंट को आगे झुकना अलाउड है, पीछे झुकना अलाउड नहीं है। तो इस कंडीशन को आप लिख के रखिए, क्योंकि रोज कोई ना कोई पेशेंट इस कंडीशन का आपके पास आएगा। उसको उल्टा ट्रीट करने का है। जनरली स्लिप डिस्क में आगे नहीं झुका जाता, पर इस कंडीशन में रिवर्स ट्रीट करना है आपको। पीछे झुकाना है पेशेंट को, आगे नहीं झुकाना। सॉरी, आगे झुकाना है पेशेंट को, पीछे नहीं झुकाना। भुजंगासन और जितने आसन पीछे झुकाने वाले होते हैं वो सब बंद करके फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस में आप डालो। पवन मुक्त आसन आप करवा सकते हैं और ताड़ासन भी आप करवा सकते हैं। आगे झुकने वाले जो भी आसन है, मार्जरी आसन, वो भी आप सब करवा सकते हैं। तो ये एक आप अलग से नोट करके लिख के रखिए, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाएगा तो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद एक केस आता है कि पैर टिकाने में ही दर्द हो रहा है, इतना खतरनाक दर्द हो रहा है पैर में कि आदमी एड़ी भी नहीं टिका सकता। तो उसको ट्रीट करने का कि नहीं करने का। यदि आदमी दर्द में तड़प रहा है, पैर भी नहीं टिका पा रहा है, तो डेफिनेटली उसका डिस्क टियर है, अंदर उसका डिस्क फट चुका है। ये होता है डिस्क, ये जो जेल भरा होता है इसके अंदर, ये होता है डिस्क। यदि ये फट जाएगा तो इसमें से जो जेल मटेरियल है वो लीक होके नस के ऊपर आ जाएगा। ये नस के ऊपर यदि ये जेल लीक हो गया तो पेशेंट पैर भी नहीं रख सकता। उसको कायरो नहीं करने का, कम से कम 10 से 15 दिन तक उसको कायरो नहीं करने का, जब तक उसका ये जेल
का इन्फ्लामेशन, सूजन कम नहीं होता, तब तक उसको कायरो नहीं करने का। इस 10-15 दिन के अंदर आप दूसरी थेरेपीज कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर आप कर सकते हैं, पंचकर्मा आप कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो भी दूसरी थेरेपीज है वो कर सकते हैं। 15 दिन कायरो प्रैक्टिस नहीं होगा। 15वें दिन से आप कायरो, उसको इन्फ्लामेशन सूजन कम हो गया, उसके बाद 15वें दिन से कायरो में ले लो। सबको समझ में आ रहा है? बीच में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर डिस्क बल्जिंग के केस में भी आपने बोला था कि कायरो नहीं करना है, अगर नहीं, रिपोर्ट में आता है डिस्क बल्ज में कर सकते हैं कायरो। कर सकते हैं ना, रिपोर्ट में एमआरआई रिपोर्ट में डिस्क बल्जिंग बोला है। हाँ, डिस्क बल्ज में तो कर सकते हैं, डिस्क एक्सट्रूशन में कायरो नहीं करना है। एक्सट्रूशन का मतलब हुआ ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, डिस्क फट के इसका जेल निकल के बाहर आ गया। ये इसका डिस्क जेल यहाँ से ये टीयर हुआ, फटा और इसका जेल मटेरियल निकल के नस पे पड़ा है, उसको बोलते हैं डिस्क एक्सट्रूशन। एक टर्म लिख लो आप, डिस्क एक्सट्रूशन, ये एमआरआई में देखने को मिलेगा ये टर्मिनोलॉजी आपको। यदि उसमें लिखा है एमआरआई में डिस्क एक्सट्रूशन, उसमें आपको कायरो नहीं करना है। डिस्क बल्ज में तो डेफिनेटली करना है, डिस्क हर्निएशन में करना है, डिस्क प्रोट्रूशन में करना है। मैं एक ये बता देता हूँ, मैं शायद मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ डिस्क बल्ज किसको बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन किसको बोलते हैं। ये देखो, ये पानी का बोतल है, ये मान लो आपका डिस्क है, इसके अंदर ये जेल भरा हुआ है ना। फर्ज करो ये पानी नहीं है, जेल है। अभी इस बोतल को मैं दबाऊंगा तो क्या होगा, ये बोतल फूल जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्क बल्ज। मतलब अंदर जेल का यदि प्रेशर बढ़ गया तो बोतल फूल जाएगा, डिस्क फूल जाएगा, इसको बोलेंगे डिस्क बल्ज। इसमें आप कायरो कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको मैं दोनों हाथों से दबाऊंगा तो बोतल बहुत ज्यादा फूल जाएगा, डिस्क का प्रेशर बहुत बढ़ेगा, बोतल का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसमें बोतल के फटने का चांसेस है, इसको बोलते हैं डिस्क प्रोट्रूशन। इसमें भी कायरो कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेज होगी, और जोर से दबाऊंगा, बॉटल लीक हो जाएगा, थोड़ा सा पानी निकलने लगेगा, इसको बोलेंगे डिस्क हर्निएशन। थोड़ा सा पानी निकलने लगेगा, बॉटल में क्रैक आ जाएगा, और यदि ज्यादा प्रेस करूंगा तो इसको बोलेंगे डिस्क हर्निएशन। इसमें कायरो कर सकते हैं बट एडवांस लेवल के साथ में, बेसिक लेवल वाले डिस्क हर्निएशन का कायरो नहीं करेंगे। एक होता है डिस्क एक्सट्रूशन, ये बॉटल को इतना दबा दिया कि ये फट गया, इसका सारा पानी निकल के बह गया, डिस्क में इतना प्रेशर आ गया कि सब जेल निकल के उसका बह गया और ये नस के ऊपर आ गया, इसको बोलेंगे डिस्क एक्सट्रूशन। ये टोटल रेड फ्लैग है कायरो के लिए। सिर्फ सुपर एडवांस वाले जो लोग हैं वो इस केस को हाथ लगा सकते हैं, एडवांस वाले भी इस केस को हाथ नहीं लगा सकते, ये टोटल रेड फ्लैग है। तो आपका एमआरआई में ये 4 टर्मिनोलॉजी आप देख लो, बल्ज है तो आपको कायरो अलाउड है, प्रोट्रूशन है फिर तो भी अलाउड है, हर्निएशन है तो बेसिक लेवल वालों को अलाउड नहीं है, एक्सट्रूशन है तो एडवांस लेवल वालों को भी अलाउ नहीं है। तो अभी आप जो बेसिक लेवल करे हैं तो आपको सिर्फ 2 ही केस हाथ लगा सकते हैं, बल्ज और हर्निएशन, सॉरी बल्ज एंड प्रोट्रूशन। वो आप पेशेंट की रिपोर्ट देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या है उसको। जी आशीष जी, क्लियर हो गया ये? अभी देखते हैं कि सर ने, जिग्नू सर ने टेनिस एल्बो का भी ट्रीटमेंट बताया, काफी पेशेंट आते हैं टेनिस एल्बो के, तो टेनिस एल्बो का सर ने ट्रीटमेंट बताया है, एल्बो का मैनिपुलेशन बताया है। तो 2 तरह से सर आपने एल्बो का मैनिपुलेशन बताया होगा, एक पीछे को मैनिपुलेशन करने का, एक ऊपर से मैनिपुलेशन करने का या नीचे से मैनिपुलेशन करने का, 2 हैंडल सर ने बताए हैं। तो एल्बो में 2 तरह की बीमारियां होती है, एक होता है टेनिस एल्बो, एक होता है गोल्फर एल्बो। टेनिस एल्बो टेनिस खेलने वालों को होता है, जो लेटरल साइड में होता है, मैंने बता रखी है ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी, लेटरल किसको बोलते हैं, बाहर, अंगूठे वाला साइड लेटरल साइड, बाहर की तरफ दर्द लेके आ रहा है पेशेंट तो उसको टेनिस एल्बो है। अंदर की तरफ, उंगली की तरफ पेन लेके आ रहा है,
लिटिल फिंगर की तरफ, तो उसको बोलते हैं गोल्फेरियन एल्बो। गोल्फेरियन एल्बो, ये दोनों ही मैनिपुलेशन जो जुगनू सर ने बताए हैं टेनिस एल्बो के, वो दोनों ही आप गोल्फेरियन एल्बो में और टेनिस एल्बो में यूज कर सकते हैं। दोनों एल्बो ट्रीट हो जाएंगे उससे। एक होता है स्टूडेंट एल्बो, जो यहाँ पे कॉर्नर टिप ऑफ द एल्बो पे पेन आता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एल्बो। ये अभी आपको ट्रीट नहीं करना, ये एडवांस लेवल में उसको ट्रीट करना सिखा देंगे। तो जुगनू सर ने जो मैनिपुलेशन बताया एल्बो के, उससे दो बीमारी ठीक होगी, गोल्फेरियन एल्बो और टेनिस एल्बो। शोल्डर पे आते हैं, फ्रोजन शोल्डर के मैनिपुलेशन सर ने बताए होंगे आपको। तो उसमें शोल्डर की जो मैं रेड फ्लैग है पहले तो वो बता देता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आपके पास इस तरह से आते हैं कि यहाँ तक हाथ उठ रहा है, इसके बाद हाथ नहीं उठ रहा, या पेशेंट आपको ऐसे बताएगा कि ऐसे हाथ उठाना पड़ रहा है। तो इस केस में डायरेक्ट आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। इस केस में पहले उसके ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने का है, उसको मसाज देने का है। शुरू के 5 दिन तो उसको शोल्डर को पहले रिलीज करने का है ना। वेंकटेश जी ने जो पूछा था ट्रिगर पॉइंट रिलीज करना, पहले उसको ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करो, एक्यूप्रेशर से रिलीज करो, मसाज से उसको रिलैक्स करो शोल्डर को। 5वें दिन उसका मैनिपुलेशन करना है। 5वें दिन उसका रेंज यहाँ तक आ जाएगा, देन आप उसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और नीचे ऊपर से नीचे क्लिक कर सकते हैं। वो जुगनू सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो फ्रोजन शोल्डर में 5वें दिन के बाद में मैनिपुलेशन करने का है, कायरो प्रैक्टिस करने का है। मसाज डेली देना है सर उसको, सिटिंग? हाँ, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर में डेली मसाज देना है उसको। मसाज और कपिंग भी दे सकते हैं? कपिंग भी दे सकते हैं आपको, और भी कुछ आता हो, टेपिंग एक्यूप्रेशर आपको आता टेपिंग है। कर सकते हैं टेपिंग सर? टेपिंग टेपिंग नहीं करना। टेपिंग तो कायरो के बाद होगा। हाँ। एक बार कायरो किया ना, उसको फिर सेट रखने के लिए, ताकि हड्डी हिले नहीं, तो टेपिंग करने का है। तो टेपिंग जो है वो लास्ट ट्रीटमेंट होता है। मसाज कितने दिन करना चाहिए? 5 दिन या 5 बीच दिन बीच में दे सकते हैं क्या? वो केस पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा टाइट शोल्डर है तो आप 7 दिन भी कर सकते हैं। आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर इस रेंज पे आया है तो उसको यहाँ तक डालने का, यहाँ तक खोलने का। पहले यहाँ खुलेगा, यहाँ तक रेंज आएगा, उसके बाद ही उसको कायरो करो आप। अभी वो 5 दिन में करते हैं, आप 7 दिन में करते हैं या 10 दिन में करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। और किसी का कोई डाउट आ रहा है कि मैं कंटिन्यू करूं? सब कभी कभी में शोल्डर में आवाज आ जाता है ना, किस चीज की आवाज? ऐसा म्हणजे ये जब अपन हिलाते हैं उसको मूवमेंट करते हो हाँ, तो तो क्लिक आता आवाज है। कट कट आवाज आता है, तो उसमें हाँ, कायरो कर सकते हैं क्या? मुझे जैसे बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो देखो, उसमें 2 चीजें हैं। एक होता है हाँ नॉर्मल आवाज, जैसे अब आपका शोल्डर ऐसे इंटरनल रोटेशन में आप घुमाएंगे ना, इस तरह से घुमाएंगे आप, तो सभी हाँ के बराबर शोल्डर में एक नॉर्मल क्लिक आएगा। आ रहा है? सभी के शोल्डर में आ रहा है? ठीक आता है, है। हाँ, ये नॉर्मल क्लिक है, इसमें आप कायरो कर सकते हैं। लेकिन एक होता है एब नॉर्मल क्लिक, जो ऊपर हाथ जाने में कट करके आवाज आया और शोल्डर हल्का सा डाउन हो गया और पेशेंट एकदम से छोड़ देगा शोल्डर। समझ में आ रहा है? आपने पेशेंट को हाथ उठाने का बोला और एक क्लिक आया, आवाज आया और पेशेंट का हाथ गिर गया, ये एबनॉर्मल sir, क्लिक है। इसमें कायरो नहीं करने का। ओके। वो लिगामेंट टियर जो होता है ना, लिगामेंट टूट जाता है अंदर, उसका क्लिक आता है, उसमें कायरो नहीं होता। उसको मसाज करके कायरो कर सकते बाद में। हाँ, उसको मसाज करके, उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है टेपिंग। उसको स्टेबल करो ताकि उसका लिगामेंट जुड़ जाए। Sir, I have a patient, the same problem I have facing. The patient has age is 70 years, female, ओके। left shoulder, left hand shoulder is same that sound will coming. हाँ 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 हाँ। The patient has been told I can't move my hand properly. Like एज इज this, 70, एज इज yes, sir. 70, पेशेंट इज डायबिटिक? No, sir, no diabetic, no Okay. BP, no thyroid, but he has Okay. a
random fever sensation. What sensation? Fever. Fever sensation. Yes, Okay. sir. After Uh, 10 days, fever will come. After 10 treat, hmm. you will give tablets or you will take tablets for 10 days. After 10 days, देखो, rest. After yes, it will yes, come yes, in. yes. Okay. When you are releasing the patient shoulder, the patient is getting fever, right? After 10 days. No, sir. The patient's body condition is. Body condition is feverish. Yes, sir. Yes. Yes. Then go ahead. What's the problem? Patient hand did not go upwards. Like So yes. after So 10 first of all, release the trigger point. Release the trigger point with the massage. Okay, sir. You cannot do chiro in that patient because age is 70. Yes, Bones sir. is osteoporotic. Bones are osteoporotic. So you can do soft massage first of all, 10 to 15 days, Okay, sir. and you should not do chiro in that patient. Okay, sir. Ishwar sir can do acupuncture very well. Thank you, sir. Yes, you go ahead with the acupuncture. It's a beautiful science. Okay, sir. You take the I don't know the exact point, but GB38 is I think UB38 is I think for frozen shoulder. Yes, sir. Yes, you can work on acupuncture point. Okay, sir. Sir, that same patient has been suffering from lumbar L1 to L3 problem. After Okay. 10 to 15 days, I will reduce the pain. She can walk properly. Okay. What she can doing for his home for daily works. She had already operation about L4, L5. She had operated. Yes, sir. Okay. So the pain, where is the pain? Same L4, L5 and L1 also. L1 also. Leg is also paining, radiating or Yes, not? sir. Left leg is also paining. Right leg little bit pains. And which kind of surgery she had? Which kind of surgery she had? Laminectomy bulge, or discectomy? What? Disc bulge. No. Which kind of surgery she had? I don't know, Laminectomy sir. और उसका अंदर कुछ प्लेट डाला है क्या? नहीं है, plates प्लेट नहीं है. then it's a disectomy. You can do chiro. No, sir, I didn't do chiro because the RA factor is affecting very bit. Yes. RA factor is because RA factor is in the high range. You cannot do chiro because inflammation will increase. The RA If factor you are is doing 28.9%. yes. So you should be aware of it. You should not do chiro in that patient. First of all, control the RA factor. Control the I RA will factor with the 25 days, Ayurveda. Sir, I will take 25 days for that patient. I will told to 25 days come. I will treat you. I will tell, sir. After Yes, 50. Sir. First of all, control the RA factor with the Ayurvedic medicines. Okay, sir. And then after controlling the RA factor, you can go ahead with the chiro or acupuncture science. Yes, sir. The patient did not supporting for chiropractic. I will do only. Then yes, sir. Then you can do acupuncture. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. किसी और का कुछ डाउट है अभी? जी नमस्कार सर, मैं नयन हिरानी बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी सर, बताइए जी। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको मतलब नॉर्मल लाइफ में कोई रूटीन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जब बैठते हैं और बैठने के बाद खड़े नहीं हो सकते। उसको मतलब कमर शायद कमर से लेकर पैर में दर्द होता है। हाँ, उस टाइम मतलब उसका बैठते हैं। उसका MRI आपने देखा? शायद नहीं कराया है उसने, अभी कराने वाले हैं। क्योंकि कमर से पैर में दर्द आ रहा है तो डेफिनेटली L4, L5, S1 का कोई तो बल्ज होगा। हाँ, शायद ऐसा है, लेकिन कंप्लेन तो शायद ऐसी ही आई थी। MRI उसने करवाया नहीं तो
हाँ, तो बोलकर आपको करवाते हैं। नहीं देखो, अभी पेशेंट यदि अफोर्ड कर सकता है तो एमआरआई कराओ, नहीं अफोर्ड कर सकता है तो सिंपल उसको एक एक्सरे निकालने को बोलो। एक्सरे में भी डिस्क रेड्यूस, स्पेस रेड्यूस पता लग जाता है, रिडक्शन ऑफ द स्पेस पता लग जाता है। उसमें लिखा होगा, या आपको एक्सरे देखते आता है तो एक्सरे में लिखा होता है कि डिस्क रिडक्शन, स्पेस रिडक्शन, है ना, ओके रिपोर्ट में लिखा होता है और इमेज में भी दिखता है वो। तो ओके क्यों 7,000 8,000 का एमआरआई कराने का, 300 रुपए का एक्सरे में भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ, यही वो अपेक्षा भी ऐसे करते हैं पेशेंट भी कि भाई अगर हो सके तो। हाँ, तो 300 रुपए का एक एक्सरे कराओ, उसमें पता लग जाता है डिस्क बल्ज है कि नहीं है। वो अच्छा मैं कभी एडवांस में एक्सरे एमआरआई का जो क्लास लूंगा ना, तो उसमें सब एक हाँ एक बारीकियां एक्सरे की सिखाऊंगा मैं, कि एक्सरे हम्म में कैसे पहचानने का, कि डिस्क बल्ज हम्म, है, डिस्क हर्निएट हो गया, या डिस्क एक्सट्रूड हो गया, अच्छा डिसलोकेशन हो गया, सबलक्सेशन हो गया, वो सब एक्सरे में आप पता कर सकते हैं, आपको एमआरआई का जरूरत नहीं है। ओके ओके। और आपने जो एमआरआई में बताया कि L4 L5 वगैरह जो है तो उसको ट्रीट हाँ, मतलब कायरो कर सकते हैं या नॉर्मल से करना पड़ेगा दूसरी कोई नहीं कायरो कर ऐसी? सकते हैं उसको। कायरो, जब उसका यदि वो पैर रख पा रहा है जमीन पे, इतना दर्द उसको नहीं है, हम्म तो उसको कायरो कर सकते हो। उसको डिस्क बल्ज है, आप करो कायरो। हाँ, इतना हाँ पेन है कि पैर भी नहीं रख पा रहा है, तो उसको कायरो नहीं करने का, वो डिस्क एक्सट्रूशन का केस अच्छा मतलब इतना तो नहीं उसके एज मतलब 58 नियर अबाउट 58 है। है। हाँ, तो उसको ज्यादा दर्द नहीं है तो करो, आप कर सकते हैं। मतलब कितने एज तक कर सकते हैं कायरो? 60 की तक की एज तक हो सकता है, 60 एज तक, हम्म है ना, प्रोवाइडेड कि उसको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो। 60 में भी ओके यदि कोई मेडिकल कंडीशन है, हाई डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा हम्म सोचना पड़ेगा, या कैंसर है उसको, मैलिग्नेंसी है, तो फिर रेड फ्लैग है वो। बट 60 तक आप कर सकते हैं। नॉर्मल करने को तो 80 तक भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हम्म थोड़ा स्किल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। 80 तक भी कायरो होता है। ओके ओके सर। उसको मतलब वो साइटिका पेन तो नहीं बोल सकते, दोनों पैर में है तो वो साइटिका हुआ कि देखो, नहीं? ये एक बड़ा मिथ है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि लोगों को अभी साइटिका के बारे में नहीं पता। मैं बता देता हूँ साइटिका किसको बोलते हैं, डिस्क बल्ज किसको बोलते हैं, क्योंकि दोनों का पेन सेम होता है। हम्म साइटिका में भी रेडिएटिंग पेन आता है और हम्म डिस्क बल्ज में भी रेडिएटिंग पेन आता है। तो कुछ लोग हम्म बोलते हैं कि साइटिका एक पैर में होता है, दोनों पैर में हम्म, नहीं होता। ऐसा नहीं है, दोनों पैर का साइटिका का नस भी दब सकता है। साइटिका किसको बोलते हैं, ये मॉडल में देखो। यस ये ओके ये आपका L4 L5S1, यस ठीक है, L4 L5S1, ये 3 हम्म सेगमेंट है। इन तीनों हम्म में येलो कलर की ये नस आपको दिख रही है। L4 से L4 की नस निकल रही है, यस L5 से L5 की, अच्छा S1 से S1 की नस निकल रही है। यस ठीक है, आगे चल के ये एक एक तीनों नस मिल जाएगा, ये एक बंडल हम्म बनाएगा। हम्म ठीक है, आगे चल के ये ऐसा 3 नर्व जो है, यहाँ से हाँ L4 L5 S1, ये तीनों देखो आगे यस चल के मिल गया है, एक नर्व हाँ का मिल बंडल बना दिया है, एक पूरा वायर बना दिया यस है, केबल अच्छा बना दिया है। दिस नर्व इज कॉल्ड, तीनों को मिला के जो नस बनती है उसको बोलते हैं हम्म साइटिका की नस, साइटिक नर्व। अच्छा ठीक है, अभी L4 बल्ज हो गया, हम्म तो ये L4 का नस दबेगा, तो पेन कहाँ हम्म आएगा आगे चल के, साइटिक नस L4 में में आएगा, क्योंकि आगे अच्छा चल के साइटिक नर्व बना रहा है ना। हम्म L5 बल्ज हो गया तो ये L5 का नस दबेगा, आगे चल के किधर हम्म पेन आएगा, साइटिक नस में पेन आएगा, तो भी अच्छा साइटिका बोलते हैं। S1 हम्म का बल्ज हो गया तो ये S1 की लास्ट वाली नस में दर्द आएगा, लास्ट वाली नस में दर्द आएगा, आगे चल हम्म के कौन सा पेन करेगा नस, साइटिक साइटिक नर्व। का हम्म तो तीनों में ही साइटिका होता है, L4 का बल्ज हो, L5 का बल्ज हो या S1 का, तीनों नस का बीमारी एक ही है, साइटिका। ठीक है, ओके इसको मैं और दूसरा तरीके से समझाता हूँ कि हम्म मलेरिया का वायरस, मलेरिया का जो बैक्टीरिया है वो क्या क्या कॉज करेगा, फीवर कॉज करेगा। हाँ कोरोना का वायरस क्या कॉज करेगा, फीवर कॉज करेगा। हम्म
ठीक है, या Sure. निमोनिया का वायरस क्या कॉज करेगा, वो भी फीवर कॉज करेगा। Okay. तो फीवर इज अ सिम्टम, हम्म वो एक लक्षण है, वो बीमारी नहीं है। ऐसे ही हाँ। साइटिका जो है, उसका जो हम्म। दर्द होता है वो एक लक्षण है, वो एक सिम्टम है। Okay. साइटिका होने का कारण L4 L5 S1 का बल्ज, फीवर Okay. होने का कारण कोरोना का वायरस, मलेरिया बैक्टीरिया या टाइफाइड का वायरस जो भी है। हाँ। ठीक है, ऐसे ही कारण अलग अलग हैं। L4 से भी साइटिका होगा, L5 से भी साइटिका होगा, S1 से भी साइटिका होगा। साइटिका इज लाइक अ फीवर। हम्म। अभी समझ में आया? जी जी तो सर। साइटिका दोनों तरफ भी हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट में भी नस जा रहा है L4 L5 S1 का, राइट में भी नस जा रहा है L4 L5 S1 का। यदि अच्छा डिस्क बीच में से बल्ज हो गया, है ना, अच्छा। सेंटर से बल्ज हो गया, तो दोनों हाँ तरफ का नस दबाएगा, तो दोनों पैर का साइटिका होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो अभी क्लियर है? अच्छा अच्छा। ओके ओके साइटिका मतलब एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में भी एक साथ हो सकता है। ओके। तो उस पोजीशन में हम कायरो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को कैसे हैंडल करें? नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को नी पे हाथ नहीं लगाने का, बाकी बॉडी का कायरो करो। ओके, और फॉलोड बाय ट्रीटमेंट्स, टेपिंग फॉलोड टेपिंग और मेडिकेशन। टेपिंग एंड मेडिकेशन, यस। देखो, सबसे पहली चीज जुगनू सर ने आपको बताई होगी कि आप अपने आप को भगवान नहीं समझो। ठीक है, पेशेंट को छोड़ना सीखो। आपके पास 100 पेशेंट आ रहे हैं, तो 90 को ट्रीट करो, 10 को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप 100 पेशेंट नहीं ले सकते। ठीक है, 10 पेशेंट्स को बाइफरकेट करो आप कि किसको ट्रीटमेंट नहीं देने का, कौन रेड फ्लैग है। उसमें पेशेंट आपका फायदा है। यदि पेशेंट, वो 10 पेशेंट रेड फ्लैग वाले आपने ले लिए, वो ठीक हो गया तो ठीक है, आपकी पब्लिसिटी कर देगा। और वो यदि बिगड़ गया तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी भी कर देगा, है ना, और उसका जीवन खराब हो गया, वो अलग है। तो 10 पेशेंट छोड़ना सीखो। आपके पास 50 पेशेंट आ रहे हैं, तो 10 पेशेंट, 40 को ट्रीट करो, 10 पेशेंट को बोलो रेफर करो, भैया सर्जन के पास जाओ, किधर और जाओ। Sir, I have one small doubt. यस वेंकटेश। Sir, RA factor is very affecting some L4 problems or sciatic problems or cervical problems. Ashish sir is telling joint, knee joints also affecting. यस। In that cases, we are referring to orthopedics. When we are doing the blood test in RA factor, the RA factor levels are increasing. 2 to हाँ 10, 20, 24% is increasing. Then we are leaving the patients. They are telling false information about acupuncture and chiropractor and joint taping, doing all alternative therapies. That way, we are suggesting some orthopedic doctors in near my town. I will send the patient will orthopedic doctors and neuro or why you are sending the because the rheumatoid RA factor, to the ortho? sir. Why you are sending them to the orthopedic? The recently I am seeing a patient. He's a professor in SESI institutions of technology in our hometown. They have rheumatoid arthritis in both knee joints. The See, both Venkatesh, Sir. let me complete it. Orthopedic or neurologist will not handle the rheumatoid arthritis. Am I right? They only Yes, sir. give the steroids. They only give the steroids and polytrex and folic acid and all this kind of drug. Yes, sir. It will never treat the RA factor. It will increase. For the Okay, sir. time being, temporarily, the pain will reduce because of the steroids. But RA factor will not be cured. Yes, sir. So the best treatment of RA factor is in the hand of Jugnu sir.
the Panchagavya. Okay, sir. Just ask the Jugnu sir what can be done with the RA factor. He is having a medicines of RA factor in the Ayurveda and Panchagavya therapy. So the Okay, best sir. treatment of if you want to treat the RA factor by root, you should give the medicine of Panchagavya. Okay, You sir. should not refer to the orthopedic. Okay, sir. Jugnu sir, हाँ जी, पंचगव्य में अच्छा रिजल्ट है ना आरए फैक्टर का, गठिया का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं इसको स्टूडेंट्स को बोला कि अभी ऑर्थोपेडिक को रेफर करने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो स्टेरॉइड देंगे। हाँ जी, स्टेरॉइड से और हड्डी खराब हो जाएगा उसका। बिल्कुल। सबसे अच्छा इलाज पंचगव्य में है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। आप जो भी पेशेंट हो जुगनू सर से कंसल्ट करो, क्या क्या Yes. मेडिसिन जो पंचगव्य का दे सकते हैं, तो वो जुगनू सर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ जी। वेंकटेश Sir, Jai Shri Ram. जय श्री राम। Sir, how are you, sir? Fine. Okay, sir. Sir, the patient has 45 years old. The patient has 2 knee joints. Synovial fluid is gone. His knee हाँ, joint. That way, किधर चले गया, कहाँ चले गया साइनोवियल फ्लूइड? मालूम नहीं है sir. The both बॉडी से joints तो are बाहर नहीं like, निकल गया। the both joints are like this, sir. Not this. Yes. Like this. See, first of all, if you are telling the synovial fluid is gone, Yes, so sir. tell me where synovial fluid gone? I don't know, sir. The X-ray बॉडी से and तो नहीं MRI निकला show. बाहर। Okay, sir. It's inside the body. Okay, sir. You can regenerate it. Okay, sir. The best way is to treat the synovial fluid is Panchagavya Grat. Okay, sir. Jugnu sir will tell about the Panchagavya Grat. Okay, It sir. will regenerate the cartilage and synovial fluid. Okay, sir. The patient has been asked, I want immediate result. Give me that medicine. How can it Immediate possible, sir? result. Patient is asking for immediate result. Yes, sir. You can the best way of immediate result of pain reduction is you are having already acupuncture. Sir, the patient leg is swelled like this one. 650 ml is in, water is inside in his knee. Knee joint effusion you are talking about. Yes, sir. हाँ, सूजन है अंदर. Yes, yes, yes. The patient right leg is very swelled. Like after I will do the acupuncture, when I prick the needle, water will come outside. Okay, in that case you should not do any chiro and acupuncture also, because there is chances of infection. If Yes, you sir. are Yes, pricking the needle, if you are pricking the needle in the swollen joint, it will inflamed and infected with the needle. The patient will Okay. get another problem. Yes, sir. So That first of all, way, if you know the Ayurvedic medicines, control with the Ayurvedic medicines, or you should go with the allopathy also in that case for immediate result. Because sir, allopathy is not bad. In the case of emergency, we should apply allopathy medicine also. that way I will suggest to orthopedic, sir. Yes, yes. He is my friend only. That patient you can suggest to the orthopedic. He will remove the fluid with the injections. Sir, after the doctor is also my friend, childhood friend. Doctor will call me. Sir, you will send the patient. The patient right leg has been removed water, 650 ml. Right leg. After the patient left leg remove water 450 ml. Okay. That way I will feel nervous about that patient. I will refer to orthopedic doctor. Okay, first get the patient to the orthopedic and get the fluid removed with the suction or injections, and then you can handle with the acupuncture and medicines, chiro. Okay, sir. Jugnu sir. हाँ जी, हाँ जी। Sir, please tell me, sir, what is the medicines about RA factor affecting in the patient's condition in Panchagavya or Ayurvedic? पंचगव्य में है ना काफी मेडिसिन। Sir?
Sir, हाँ जी I can't hear you, sir. सर कुछ मेडिसिन के नाम बताओ, ऐसे बोल रहे हो। पंचगव्य में हम लोग पारिजात का जो है पारिजात अर्क दे सकते हैं Okay, sir. और त्रिफला घनवटी दे सकते हैं Sir. और त्रिफला घनवटी त्रिफला, Okay, sir. त्रिफला घनवटी दे सकते हैं और पंचतिक्त घृत वो हम लोग दे सकते हैं। पंचतिक्त घृत घी और एरंडी का तेल जो है, तिल का तेल, एरंडी का तेल सेवन के लिए दे सकते हैं हम लोग। I can't hear you, sir. Venkatesh, you did the Panchagavya course with the Jugnu sir? No, sir. आपको ये कोर्स कर लो एक बार पंचगव्य का। Okay, sir. अभी चांस है, अभी बैच चालू हो हाँ, रहा है। अभी बैच चालू हो रहा है तो वो कोर्स कर लो तो आपके बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो इसमें पंचगव्य में कवर हो जाएगी। Okay, sir. उसका डिटेल आशीष जी से डिटेल ले लो उसका। अभी Okay. इसका मेरे आई थिंक 7-8 दिन में होने ही वाला है स्टार्ट हो। No Okay, sir, sir. no sir, it will become so earlier for him, starting from this 25th of December. वो आशीष जी इनको डिटेल दे देना ग्रुप में, तो पंचगव्य का पूरा कोर्स हो जाएगा तो He can join from 26th also, no problem. Sir, in that days I have appointments at my home. I will do puja some. That way I can't come. Yes, yes, yes. Keep in mind, कोई sir. बात नहीं, Next batch बैच में कर लेना, नेक्स्ट बैच में Okay, होती sir. रहेगी। Thank you. Sir, I have a small baby. He is 7 years old. He have Okay. body sugar, sir. Suffering What? from body sugar, type 1. टाइप 1 डायबिटीज। Yes, sir. 7 years. Okay. 7 साल, sir. Panchagavya is having solution for your baby. Okay, sir. Panchagavya is having solution. Sir, he can't eat properly. He have a lot of stomach pain. No. The Panchagavya medicine is just like a ark, गौमूत्र अर्क। Okay, sir. वो इजीली ले लेगा, आपका बेबी जो है ना इजीली ले लेगा, ड्रॉपर से दे सकते हैं उसको। तो वो आप फोन लगा के जुगनू सर से कभी भी बात करो तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए वो आपको मेडिसिन बता देंगे, और फ्यूचर में आपको चांस लगता है तो कोर्स करो उसके लिए। Sir. Okay, sir. पंचगव्य का। Okay, sir. एनीबॉडी, किसी और का डाउट? Sir, in chat box one question arose there. Muscular atrophy को treatment है क्या? From संतोष। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टोटल रेड फ्लैग है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कायरो से ट्रीट नहीं कर सकते। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्यूपंक्चर में भी रेड फ्लैग है, कायरो में भी रेड फ्लैग है। ओनली आयुर्वेदिक पर्सन विल ट्रीट एंड पंचगव्य पर्सन विल ट्रीट द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आप भी वेंकटेश ध्यान रखो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कोई पेशेंट में एक्यूपंक्चर नहीं करने का। ओके सर। हाँ, किसी और का कोई डाउट? अभी तक जो समझाया मैंने, उस दिन का जो लेक्चर अटेंड किया उसमें कुछ नहीं समझ में आया हो, रिपीट करना है कुछ, क्योंकि टाइम होने ही वाला है तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कुछ, यदि सेशन में बचा है कुछ तो डाउट किसी के रह गए हैं। सर अभी 2 दिन हो गए क्लास को, हमको अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो डाउट बढ़ेंगे, तब हमको ग्रुप तो पे वो मैसेज डालते रहेंगे। ग्रुप पे आप मैसेज डालते रहो, मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्यूशन कर दूंगा उन डाउट्स का। चलेगा सर, धन्यवाद। अभी आज भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ, क्योंकि जो क्वेरीज रहती है वो दूर हो जाती है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी जी जी। आशीष जी पूछ लो, किसी और का कुछ क्वेश्चन हो तो फिर सेशन बंद करें। कर दो सर, कंक्लूड कर दो। कंक्लूड कुछ स्टेटमेंट रहेगा तो बोल दो। देखो अभी डाउट, देखो अभी क्या होता है कि आप जब लोग आप सब चीजें पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे क्लिनिक में, तो आपके डाउट अराइज होंगे, है ना। तो ग्रुप में तो मैसेज डाल ही सकते हैं आप डाउट का, ठीक है। तो बेसिक लेवल के डाउट तो मैं
उसमें सॉल्व कर दूंगा, पर कुछ एडवांस लेवल के भी चीजें रहेगी। कई पेशेंट्स आएंगे जो एडवांस टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, तो बाद में फिर एडवांस कोर्स ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोगों के लिए। तो वो एडवांस कोर्स में आप ज्वाइन करिएगा जब भी आपको चांस लगता है। तो उसमें बहुत सारी, जैसे अभी प्रोट्रूशन तक तो आपको अलाउड है बेसिक कोर्स में, एक्सट्रूशन और हर्निएशन अलाउ नहीं है, तो उसमें एडवांस कोर्स में वो भी सिखाएंगे, है ना। सर्वाइकल के सारे केसेस हैंडल करना सिखाएंगे, बॉडी का कैसा भी बोन का ऑर्थोपेडिक केस या न्यूरोलॉजिकल केस है वो भी एडवांस में सिखाया जाएगा। हमारा जो मेन एम है बेसिक कोर्स कराने का वो ये है कि आपका हाथ का प्रैक्टिस हो जाए पहले, एंड यू नो द बेसिक्स ऑफ द कायरो प्रैक्टिस, ताकि आप एडवांस के लिए तैयारी कर सकें, है ना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, पहले आप बेसिक की अच्छे से प्रैक्टिस करिए 3 महीना 4 महीना, उसके बाद ही एडवांस में एनरोल करिएगा। आप चाहते हैं 6 महीना बेसिक की प्रैक्टिस करो, 6 महीना करो, उसके बाद सोच समझ के एडवांस में आने का, क्योंकि बेसिक आपका जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा एडवांस में आपको कोई काम का नहीं है फिर, है ना। पैसा और टाइम खराब करने का है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो जब भी नेक्स्ट एडवांस का डेट्स आएगा आशीष जी से कोऑर्डिनेट कर लेने का, है ना। और अभी मेरे ख्याल से 7 दिन बाद ये 5 दिन बाद ही जगमोहन सर का क्लास है पंचगव्य का, तो उसमें भी आप लोग जिसने पंचगव्य नहीं किया है वो पंचगव्य करिए। बहुत सारे बीमारियों का सॉल्यूशन, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस इन्होंने पूछा वेंकटेश ने, जो इस तरह के टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इन सब का सॉल्यूशन पंचगव्य में है। तो आप लोग अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो पंचगव्य भी में इनरोल करो, वो तो अभी होने ही वाला है बैच। Okay, sir, I will try my level best, sir. हाँ जी, हाँ जी। Sir, 25th section, sir, I didn't came. After section, I will came and I will learn Panchagavya. यस यस यस, डेफिनेटली जब भी आपको चांस लगे आप करिए उसको। Okay, है sir. ना, बाकी डिटेल्स एडवांस की आशीष जी दे ही देंगे आपको। Okay, sir. Thank you for sharing your knowledge with me, sir. थैंक यू वेरी मच। Jai Shri Ram. राम राम। ठीक है जुगनू सर, कैसे बढ़िया है बाकी? बढ़िया बढ़िया हो कैसा चल गया, रहा है सर? बहुत बढ़िया। थोड़ा नेटवर्क का बहुत इशू रहता है मेरे यहाँ पे, हाँ, आपका तो बीच उधर में नेटवर्क का वाईफाई भी, इशू है। क्या हुआ, अपना जो मीटिंग चल रहा था